तो हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सभी प्रश्न हल करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको पिछले वीडियो में करवा दिए। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन क्रमांक 6 से पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आंसर फॉर्मेट में। चलो देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 क्वेश्चन कहते हैं सकारात्मक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। सकारात्मक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो इसका आंसर ये है कि सकारात्मक अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या है का अध्ययन किया जाता है, अर्थात समस्या के विषय में तो बताता है लेकिन समस्या का हल नहीं बताता। इसको वास्तविक विज्ञान या सकारात्मक विज्ञान भी कहा जाता है या कहते हैं। तो जो सकारात्मक अर्थशास्त्र होता है इसमें क्या और का अध्ययन किया जाता है, यानी इसमें किसी बीमारी के बारे में तो बताया जाता है लेकिन उसकी जो समस्या है, जो उसका निदान है, उसके बारे में नहीं बताता है ये हमें। इसलिए सकारात्मक अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या है यानी कारण और उसका संबंध का अध्ययन किया जाता है, अर्थात समस्या के विषय में तो बताता है लेकिन समस्या का हल नहीं बताता है। इसको वास्तविक विज्ञान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था की कोई केंद्रीय समस्याओं के नाम लिखिए। दो केंद्रीय समस्याएं। तो दो केंद्रीय समस्या तो जिस प्रकार का है कि व्यक्ति के पास संसाधन सीमित होते हैं, ठीक उसी प्रकार एक अर्थव्यवस्था के पास भी संसाधन सीमित होते हैं। इस कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उनमें से कुछ समस्याएं प्रमुख हैं। बोले कोई भी व्यक्ति हो या परिवार हो या समाज हो, कोई भी या देश की अर्थव्यवस्था, सभी के पास संसाधन सीमित होते हैं। इस कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं जो निम्न है। बोले पहली समस्या क्या है। बोले पहली समस्या है बोले किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। दूसरी समस्या बोले उत्पादन का तरीका क्या अपनाया जाए। उत्पादन का क्या तरीका अपनाया जाए। पहला है किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, यानी कि अर्थव्यवस्था में ऐसी किन वस्तुओं का उत्पादन करे देश जिससे कि देश की जो पॉपुलेशन है उसको अधिक से अधिक संतुष्टि मिले। जबकि दूसरा है कि उत्पादन का क्या तरीका अपनाया जाए, यानी कि उत्पादन कौन सी विधि से किया जाए, या मतलब या तो उसको उत्पादन श्रमिकों से करवाया जाए या मशीनी के माध्यम से किया जाए, क्योंकि इसके दोनों के अपने अपने फायदे और अपने अपने लॉसेस हैं। क्योंकि यदि उत्पादन अगर मजदूरों के माध्यम से किया जाए तो क्या रोजगार तो मिलेगा लेकिन जो उत्पादन की जो गति होगी वो बहुत धीमी होगी। इस कारण मशीनी का सहारा लिया जाता है, मशीनीकरण का, और मशीनीकरण से करते हैं तो फिर बेरोजगारी उत्पन्न होती है, लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। तो ये समस्याएं हैं। तीसरी समस्या उत्पादन किन लोगों के लिए किया जाए। और जो एक देश होता है उसमें अलग अलग, उसमें निम्न क्लास भी रहता है, मिडिल क्लास भी रहता है और अपर क्लास भी, यानी तो उत्पादन किन लोगों के लिए किया जाए जिससे कि अधिक से अधिक लोगों के लिए संतुष्टि हो। तो ये क्या है, ये समस्याएं हैं। ये अगला क्वेश्चन है बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो बोले इसका आंसर क्वेश्चन में सर, जब वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा तय होता है तो इसको क्या कहते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। जो बाजार अर्थव्यवस्था होती है इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इसका उद्देश्य
जो होता है सिर्फ क्या होता है, लाभ कमाना होता है। जबकि जो केंद्रीय अर्थव्यवस्था होती है उसका उद्देश्य क्या होता है, लोगों की अधिक से अधिक भलाई करना होता है। अगला क्वेश्चन कि आदर्शक अर्थशास्त्र या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। तो इसका आंसर सातवीं का ऐसा अर्थशास्त्र जिसके अंतर्गत समस्या अध्ययन के साथ साथ समस्या का समाधान भी बताया जाता है उसे आदर्शक अर्थशास्त्र कहते हैं। ऐसा अर्थशास्त्र जिसके अंतर्गत समस्या अध्ययन के साथ साथ समस्या का समाधान भी बताया जाता है उसे आदर्शक अर्थशास्त्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मांग वक्र किसे कहते हैं। मांग वक्र बोले जब मांग तालिका को रेखा चित्र के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसे मांग वक्र कहते हैं। बजट सेट किसे कहते हैं। बजट सेट दो वस्तुओं के उन सभी बंडलों का योग या संग्रह जिसे उपभोक्ता अपनी प्रचलित बाजार कीमतों पर खरीद सकता है। जिसे उपभोक्ता प्रचलित बाजार कीमतों पर खरीद सकता है उसे बजट सेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ति वक्र किसे कहते हैं। पूर्ति वक्र किसे कहते हैं बोले जब पूर्ति तालिका को रेखा चित्र के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसे पूर्ति तालिका कहते हैं। पूर्ति वक्र किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर बेची जाने वाली मात्राओं को दर्शाता है। और जो पूर्ति वक्र होता है वो क्या दर्शाता है, किसी भी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर बेची जाने वाली मात्राओं को दर्शाता है। जबकि जो मांग वक्र होता है वो किसको दर्शाता है, वो जो विभिन्न वस्तुओं की क्रय की जाने वाली मात्राओं को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है सामान्य लाभ किसे कहते हैं। इसी का अथवा सामान्य लाभ बोले सामान्य लाभ वह न्यूनतम लाभ होता है जिस पर कोई भी फर्म अपना उत्पादन बंद नहीं करती है। यानी जब किसी फर्म को अगर सामान्य लाभ हो रहा है तो वह अपना उत्पादन चालू बनाए रखती है। सामान्य लाभ को हम न्यूनतम लाभ भी बोलते हैं। अगर इससे कम लाभ होता है तो कोई भी फर्म अपना उत्पादन कार्य बंद कर देती है। क्वेश्चन क्रमांक 10 क्या है। क्वेश्चन क्रमांक 10 कहता है कि अदृश्य हाथ किसे कहते हैं। इनविजिबल हैंड किसे कहते हैं। इनविजिबल हैंड तो जो अर्थशास्त्र के जो जनक एडम स्मिथ थे तो उन्होंने कहा कि बाजार की जो शक्तियाँ हैं, बाजार की शक्तियाँ अर्थात मांग और पूर्ति को बोले अदृश्य हाथ कहा जाता है। क्या किसको, मांग और पूर्ति की शक्ति को अदृश्य हाथ। अगला क्वेश्चन कि बाजार संतुलन कीमत किसे कहते हैं। बाजार संतुलन कीमत बोले जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति बराबर हो जाती है वह वस्तु की संतुलित कीमत होती है। जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति बराबर हो जाती है वह वस्तु की संतुलित कीमत होती है जिसे बाजार संतुलन कीमत कहते हैं। जिसे बाजार संतुलन कीमत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक एजेंट किसे कहते हैं। आर्थिक एजेंट बोले ऐसे व्यक्ति या संस्थाएं जो आर्थिक निर्णय लेने में शामिल होते हैं। ऐसे व्यक्ति या संस्थाएं जो आर्थिक निर्णय लेने में शामिल होते हैं उन्हें आर्थिक एजेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्थिक एजेंट। इसी का जो अथवा है वो समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्रों के नाम।
तो समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। इसके प्रमुख क्षेत्र निम्न हैं, जैसे कुल राष्ट्रीय आय, कुल मांग, कुल पूर्ति और कुल विनियोग आदि। ये आपका समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, उपभोग वस्तुएं किसे कहते हैं? उपभोग वस्तुएं बोले वे वस्तुएं जो किसी उत्पादन प्रक्रिया के लिए ना खरीद कर, यानी आप उनसे कोई उत्पादन कार्य तो नहीं कर रहे हैं, वे वस्तुएं जो किसी उत्पादन प्रक्रिया के लिए ना खरीद कर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खरीदी जाती हैं, उन्हें उपभोग वस्तु कहते हैं। उन्हें उपभोग वस्तुएं कहते हैं। मतलब इसी का अथवा है कि पूंजीगत वस्तुएं बोले ऐसी वस्तुएं जो उत्पादन में सहयोग करती हैं, उन्हें पूंजीगत या उत्पादक वस्तुएं कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जो उत्पादन में सहयोग करती हैं, यानी आप कोई वस्तु बना रहे, उसके बनाने में सहयोग कर रही हैं, तो वो क्या है? वो पूंजीगत वस्तुएं या उत्पादक वस्तुएं। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि उत्पादक वस्तु किसे कहते हैं, तब भी आपको आंसर यही लिखना है कि ऐसी वस्तुएं जो उत्पादन में सहयोग करती हैं, उन्हें पूंजीगत या उत्पादक वस्तुएं कहते हैं, यह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिक आय किसे कहते हैं? व्हाट इज पर्सनल इनकम, यानी पर्सनल या व्यक्तिगत इनकम क्या होती है? बोले एक व्यक्ति के द्वारा एक वर्ष के अंतर्गत वैध तरीकों से कमाया गया धन उसकी व्यक्तिगत आय या पर्सनल इनकम कहलाता है। एक व्यक्ति के द्वारा एक वर्ष के अंतर्गत वैध तरीकों से कमाया गया धन उसकी व्यक्तिगत आय कहलाता है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा। राष्ट्रीय आय की परिभाषा, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम अभी पूछा था व्यक्तिगत आय। बोले नेशनल इनकम बोले सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त विशुद्ध आय को जोड़ने पर जो प्राप्त होता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं या नेशनल इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि SLR किसे कहते हैं? SLR देखो अभी इससे पूछा कि SLR किसे कहते हैं, कभी SLR का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। SLR तो SLR का फुल फॉर्म होता है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब चलते हैं कि SLR होता क्या है। बोले बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित अनुपात जो अपने पास नगद रूप में रखना होता है उसे वैधानिक तरलता अनुपात या SLR कहते हैं। अगला क्वेश्चन है और एक और होता है इसमें SLR, ये SLR एक होता है CRR, इसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो बोले ये क्या होता है? बोले ये होता है कि बोले व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित अनुपात
एक निश्चित अनुपात यह कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उच्च शक्ति मुद्रा क्या है। उच्च शक्ति मुद्रा हाई पावर्ड मनी। उच्च शक्ति मुद्रा हाई पावर्ड मनी। तो उच्च शक्ति मुद्रा वह राशि है जो व्यापारिक बैंकों के पास नगद रिजर्व और बोले जनता के पास करेंसी के रूप में और रिजर्व बैंक के पास सरकार तथा व्यापारिक बैंकों की जमाओं के रूप में विद्यमान है, उसे हाई पावर्ड मनी कहते हैं। और बोले और सरल शब्द बोले बैंकों और देश के मौद्रिक अधिकारी की कुल देनदारियाँ उच्च शक्ति मुद्रा कहलाती हैं, क्योंकि यह ऐसी मुद्रा होती है जो बैंकों को या सरकार को किसको लौटाना होती है, पब्लिक को लौटाना होती है, जनता को वापस करना होती है। इसको हम क्या कहते हैं, उच्च शक्ति मुद्रा है या हाई पावर्ड मनी है। अगला क्वेश्चन है समग्र मांग के दो घटक। समग्र मांग के दो घटक यानी कि वे कौन कौन से घटक हैं जिसके कारण समग्र मांग प्रभावित होती है, यानी मांग या तो घट जाती है या मांग बढ़ जाती है। तो बोले समग्र मांग के घटक निम्न हैं। बोले क्या, पहला बोले उपभोग व्यय। बोले उपभोग व्यय जो है बोले ये भी बोले समग्र मांग को निर्धारित करता है। बोले कैसे, बोले यदि आप उपभोग पर व्यय ज़्यादा करोगे तो किसी भी चीज़ की ज़्यादा डिमांड करोगे तो समग्र मांग कैसी होगी, ज़्यादा होगी। अगर कम व्यय करोगे तो समग्र मांग कैसी होगी, कम होगी। तो ये क्या है, बोले ये भी एक घटक है जो मांग को निर्धारित कर रहा है। कौन सा, बोले उपभोग व्यय। और बोले दूसरा है बोले निवेश व्यय। निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। जब आप किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप किसी भी उद्योग या फर्म को बढ़ा रहे होते हैं, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ा रहे होते हैं, उसका उत्पादन बढ़ा रहे होते हैं। जब उसका उत्पादन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा उससे लोगों को रोज़गार मिलेगा, जिससे क्या होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी। जब इनकम बढ़ेगी तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, और जब क्रय शक्ति बढ़ेगी तो समग्र मांग भी बढ़ेगी। तो ये निवेश समग्र मांग को बढ़ाने वाला दूसरा घटक है, दूसरा रीज़न है। तीसरा बोले होता है सरकारी व्यय। बोले सरकार भी बोले कुछ ऐसे काम करती है जो क्या, जिनसे क्या होता है, बोले समग्र मांग डिसाइड होती है। बोले कैसे, बोले जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सभी वस्तुएं सरकार क्या इनको क्रय करती है पब्लिक के लिए, तो इससे भी क्या होता है, इससे समग्र मांग निर्धारित होती है। चौथा क्या है, बोले शुद्ध निर्यात। बोले ये क्या होता है, बोले ये होता है बोले शुद्ध निर्यात। बोले हम कुछ चीज़ें विदेशों से आयात करते हैं और कुछ विदेशों को भेजते हैं, यानी कि निर्यात करते हैं। तो जो डिफरेंस राशि होती है वो शुद्ध निर्यात होता है। इससे भी क्या होता है, समग्र मांग डिसाइड होती है। जैसे कि मान के चलो, अगर हम विदेशों से ज़्यादा माल मंगाते हैं या कोई वस्तु ज़्यादा आयात करते हैं तो जो हमारी क्रय शक्ति कहाँ चली जाती है, विदेशों में चली जाती है, और हमारी जो क्रय शक्ति वो कैसे हो जाती है, कम हो जाती है। इससे हम अपनी जो देश की वस्तुएं हैं वो क्या हो, कम खरीद पाएंगे तो समग्र मांग कैसी होगी, कम होगी। तो ये क्या थे, समग्र मांग के ये घटक थे।
कोई दो घटक पूछ रहा था तो आप कोई इनमें से दो घटक लिख सकते हैं आप, या तो उपभोग व्यय, निवेश व्यय, और चारों पूछे कभी तो चारों लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपभोग फलन किसे कहते हैं? उपभोग फलन, उपभोग फलन तो लीजिए, उपभोग फलन कुल आय और कुल व्यय में पाया जाने वाला एक निश्चित संबंध उपभोग फलन कहलाता है। यानी जो आय और व्यय में जो संबंध होता है वो क्या है? एक उपभोग फलन है, यानी उपभोग फलन कहलाता है। आय व्यय में एक निश्चित संबंध होता है। कैसे होता है कि आय अगर व्यक्ति की ज़्यादा होती है तो उसका व्यय भी कैसा होगा? ज़्यादा होगा, और आय कम होगी तो व्यय कैसा होगा? कम होगा। तो आपस में इनमें एक निश्चित संबंध होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं उपभोग फलन, उपभोग फलन। तो ये जब जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं, और अगले वीडियो में हम और चीज़ें कवर करेंगे। धन्यवाद।